दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल रिफॉर्म टॉपिक की बात करेंगे। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 5 कोई भी टॉपिक चुनें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें यह टॉपिक एक ज़रूर आएगा, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में या 10 साल में किस टाइप के सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये 66 का सवाल है जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है हु एस्टेब्लिश द आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज पे क्वेश्चन आया हुआ है। हम इस सारे प्रश्न को बाद में हल करके देखेंगे कि हम कितना सही बना पा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है गो बैक टू द वेदा। ये किसका स्टेटमेंट है? गो बैक टू द वेदा कौन ये कहते हैं? ये जुडिशरी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है आर्य समाज। फिर आर्य समाज रिपीट हो रहा है, मतलब आर्य समाज आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ, किससे ये जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड किससे है? ये जुडिशरी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आप देखें, एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। एक किसका स्टेटमेंट है? ये डबल ए में पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद देखेंगे सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, ये किसके द्वारा मतलब किया गया? सत्य शोधक समाज के बारे में हम सारा पढ़ेंगे और देखेंगे। 65th पीएससी में पूछा गया है। अगला सवाल अगर आप देखें तो हु एस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज। फिर सत्य शोधक समाज की बात आ गई। तो ये जो हमने पेज लिया है, ये तर्कस वाला जो बुक है उसी का हमने पेज कटिंग किया है। जानबूझ के हम पूरा पेज का लगाए हैं, क्योंकि जिनके पास अगर बुक नहीं हो वो ये सब टॉपिक को आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जितना प्रश्न था, इस सारे प्रश्न को हम जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो एक बार बनाने की कोशिश करें कि हम जो पढ़े हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच खाता है कि नहीं, और हम कितना उसको बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ते। एक और एक क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोविटेड ऑफ द सती एक्ट पास इन द इंडिया। ठीक है, सती के बारे में पूछ रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो हमारा जो लेक्चर होगा कम बेस 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तो होगा आपका, एक ये भी सवाल है, इसको भी हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक 2 चीज़ पे, पहला रहेगा NCERT अगर आप पढ़ेंगे 8th क्लास का, दूसरा है 12th क्लास का। ये ओल्ड NCERT की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों NCERT में आपको यह टॉपिक देखने को मिल जाएगा। दूसरा BPSC का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम एनालिसिस करके हम पढ़ाएंगे। मतलब कि हमारा सोर्स 2 ही हैं, एक तो NCERT रहेगा, दूसरा BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो भी समाज सुधार हुआ है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होगा। इस पर एक प्रश्न BPSC बहुत अच्छा बनाया था। तो हम चाह रहे हैं कि पहले आपको समझा दें कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहले तो वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब समझिए, यहाँ पे समाज में जो बुराई है उस बुराई को दूर करने का काम करना है। ये कौन आदमी करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, वो भी तो समाज की समस्या को समझेगा और समाज में जो समस्या है उसकी सोल्यूशन भी ढूंढेगा। तो इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। पहला तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरा वह इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तीसरा वह व्यक्ति पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल और लिबरल होना चाहिए, उदार दृष्टिकोण का होना चाहिए कि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो हम सुधार कर पाएँ। सुधार कर पाना लिबरल लोगों की ही पहचान होती है ना। जो अकड़ू लोग होते हैं उनमें सुधार की संभावना होती नहीं है, तो लिबरल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये सारा क्वालिटी तो होना चाहिए। साथ में ये भी होगा कि वही लोग तो करेगा जो अपर क्लास में पाया जाएगा। अब जो गरीब है, गरीब से आप उम्मीद करिए कि सामाजिक सुधार की काम करे, हो पॉसिबल नहीं है। गरीब तो अपने रोटी कपड़ा मकान में उलझा हुआ है, 2 टाइम का रोटी इसको नहीं मिल रहा, पेट भर ही नहीं रहा है, तो समाज के बारे में कहाँ से सोचेगा। तो एक बड़ा अच्छा BPSC क्वेश्चन बनाया था कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो आप ध्यान रखेंगे, एजुकेटेड लोग जो थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो लिबरल टाइप के लोग थे, या जो अपर क्लास के लोग थे, वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जो भी गरीब टाइप लोग थे, गरीब टाइप लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो अपने रोटी कपड़ा मकान में उलझे रहेंगे। दूसरा जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो, किसको अट्रैक्ट किया? तो वो अट्रैक्ट किया है ज़्यादातर
एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किसको किया है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेटेड तो होना ही चाहिए जो पढ़ा लिखा होगा, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है? मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग, देखिए हम ज़्यादातर बोल रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग बहुत ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, उनमें सुधार की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि मुस्लिम सुधार की बात हम इसमें पढ़ेंगे आगे, लेकिन वहाँ पे कम होती है। हिंदू में थोड़ा सा लिबरलिज्म ज़्यादा दिखता है। और मिडिल क्लास तो होना ही है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ही तो आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। आप जितने भी नेता लोगों को देखिए, उस टाइम के नेता सारे मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, तो ये टर्म याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कौन से लोगों को, मतलब किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट किया रिलीजियस मूवमेंट, तो होगा एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ठीक है, याद रखेंगे। और एक राजा राम मोहन राय हैं, इस दौरान सबसे बड़े जो लीडर हैं, हमारे सबसे बड़े लीडर हैं राजा राम मोहन राय। तो हम यहीं से इनकी पढ़ाई, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय की हम बात करें, इनका जन्म होता है हुगली में। हुगली कहाँ पे है? बंगाल में है। हुगली कर्नाटका में है और हुगली बंगाल में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। हुगली में इनका जन्म होगा। इनको कहा जाता है, दो चार इनका नाम है, इनके नाम पे बड़ा सवाल पूछा जा सकता है कई बार। इनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, दूसरा आधुनिक भारत का पिता। इसके बाद हम देखेंगे इनका एक और उपनाम है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। इनके 6 नाम हैं। किसी भी नाम से स्टेटमेंट आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में 3-4 नाम होगा। आप राजा राम मोहन राय को मारेंगे, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। तो ठीक है, इस सारा आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ये इनका उपनाम है, मतलब इनको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इनको राजा की उपाधि दिया गया था। इनका देखिए एक्चुअली नाम था राम मोहन राय। राम मोहन राय राजा जो था, इनकी उपाधि थी, ये राजा उपाधि थी। अब राजा उपाधि इनको कौन दिया था? ये देता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कौन है? हुमायूं का बेटा, याद मत रखिएगा, हुमायूं का बेटा नहीं है, यह अकबर द्वितीय दूसरा है। ठीक है, हुमायूं का वो 16वीं सेंचुरी में था, ये नहीं है, ये 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, अकबर द्वितीय है। 1830 में ये क्या करेगा अकबर द्वितीय कि इनको ब्रिटिश सम्राट के दरबार में भेजेगा। विलियम फोर्थ उसमें राजा रहेगा, ब्रिटिश सम्राट रहेगा, मतलब राजा रहेगा ब्रिटेन का। उसके दरबार में इनको भेजेगा, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय भेजेगा और वहीं इनको राजा की उपाधि देगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय दिया। और किसके दरबार में भेजा? विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा। कब भेजा? 1830 में भेजा। और वहीं जब ये जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, और 1833 में आप देखेंगे इनकी ब्रिस्टल कहाँ पे है? यूके में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हुआ इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। अब देख लेते हैं इन्होंने काम क्या किया। एक्चुअली इनके काम पे ही सवाल आता है। अगर हमें इनका काम देखें तो ये 1815 में ये बनाते हैं एक आत्मीय सभा। देखिए कई बुक में आपको 1814 दिख जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट सही से माना जाए तो 1815 ही है, लेकिन कोई बुक में आपको 14 भी दिखता है। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा बनाते हैं।
1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। और किसकी मदद से करते हैं? ये अपने रहेंगे और इनके साथ में रहेंगे डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय प्लस डेविड हेयर। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 1825 में ये बनाएंगे एक वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज बनाएंगे। और 1828 में 20 अगस्त 1828 के दिन ये बनाएंगे ब्रह्म समाज। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म समाज कई बार पूछा गया है, ठीक है। ब्रह्म समाज बनाएंगे और यही ब्रह्म समाज कहेगा कि मूर्ति पूजा बैन करो, नहीं होना चाहिए, कर्मकांड बैन करो, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कहेगा एक ईश्वरवाद को मानो, यानी कि ब्रह्म पूजा, ब्रह्म की पूजा करो, ठीक है। ब्रह्म को पूजा करो, बाकी मूर्ति पूजा और कर्मकांड वगैरह को मत मानो, ठीक है। ये इनके बारे में कहा जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जब मृत्यु होगी तो इनकी पत्नी होगी, उनका नाम था आलोक मंजरी को सती बनना पड़ा। तो देखिए, जगमोहन की मृत्यु हो जाएगी और जगमोहन की मृत्यु के बाद आलोक मंजरी को सती बनाया जाएगा। तो यह दृश्य जब देखेंगे राजा राम मोहन राय तो इनको बहुत बुरा लगेगा और उसी टाइम से यह ठान लेंगे कि हमको सती के खिलाफ काम करना है और यह चीज़ बैन होना चाहिए, अच्छी नहीं है। बस घर में देखते हो, उसके बाद से इनका बहुत दिल पे चोट लगेगा, जो भी कहेंगे होना ही चाहिए, स्वाभाविक बात है, किसी को भी बुरा लगेगा। तो उसके बाद इन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई सती को बैन करना चाहिए और उसके बारे में काम करने लगते हैं। तो उस समय बहुत सारे लोग इसको अपना संस्कृति, सभ्यता और ट्रेडिशन मान के चल रहे हैं कि भाई सती हमारा ट्रेडिशन का पार्ट है, हमारा परंपरा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने 1818 के टाइम में राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे पुराणों का, ग्रंथों का और जितने सारे कर्मकांड थे उनका रिसर्च एक तैयार किया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि नहीं भाई, जो सती है हमारे परंपरा का विषय नहीं है, हमारा धर्म का विषय नहीं है, ये बाद में आया है, लोगों के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है, इसका हमारा धर्म से, हमारे ग्रंथ से, हमारे पुराण से कोई मतलब नहीं है। ये राजा राम मोहन राय लोगों को 1818 में समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे इनके बड़े सहयोग से 1829 के टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा गवर्नर उस समय, और इसी के टाइम में सती को बैन किया गया, ठीक है। सती प्रथा को मतलब बैन कर दिया, इस पर कानून बना। तो 1829 में कानून बना, इसको पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राजा राम मोहन राय किताब भी लिखते हैं, काफ़ी विद्वान आदमी हैं। इनके बारे में एक बड़ा फेमस किताब 1809 में एक बुक लिखेंगे, बुक का नाम होगा गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट्स, मतलब एकेश्वरवादी का उपहार, ठीक है। एकेश्वरवादी का उपहार, ये फारसी भाषा में होगा, किताब फारसी भाषा में होगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब एक और बुक है इनका, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इतने विद्वान आदमी थे, इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश बहुत भाषा आती थी, 5-6 भाषा के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यह वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे। आप याद रखेंगे, एग्जाम में यह ऑप्शन दे सकता है कि क्या राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे कि खिलाफ थे? बिल्कुल समर्थक थे। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी भारतीय परंपरा अच्छी है, भारत की भाषाएं अच्छी है, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वहाँ के जो
नॉलेज में, वहाँ के जो सिलेबस में, उसको भी आना चाहिए भारत में, और वो भी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारी अपनी परंपरा की पढ़ाई होनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए। तो इनका मानना था कि वहाँ का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छे अच्छे रिसर्च हुए हैं, वो भी भारत में आनी चाहिए, ये वो मानते थे। ठीक है, लेकिन ये जो भी काम करते थे, जैसे सती प्रथा वगैरह की बात कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए सती प्रथा, कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। और इनके विरोध में कौन खड़े हैं? वो हैं एक भवानी चरण बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय है, ये किताब नहीं, पत्रिका लिखेंगे, समाचार पत्रिका, समाचार चंद्रिका है, पत्रिका नहीं है ये, मतलब पत्रिका ही है, इसका नाम है समाचार चंद्रिका। ठीक है, इसमें एक पूरा विरोध का स्वर लिखेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाचार चंद्रिका जो था किसके द्वारा लिखा जाता था? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, ये था थोड़ा सा कहानी राजा राम मोहन राय का, और मोर और लेस इसी पे सवाल बनता है। ब्रिस्टल में इनकी लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। मेनिंजाइटिस एक बीमारी हुआ था इनको, इसी बीमारी से इनकी डेथ हो जाएगी। अब देख लेते हैं प्रार्थना सभा, इस पर सवाल बनता है। देखिए, प्रार्थना सभा समाज में है, इसकी जो शुरुआत करते हैं, जो फाउंडर हैं इसके, ये हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये किसके साथ मिलकर करेंगे? केशव चंद्र सेन। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन दोनों मिलके इसकी स्थापना करेंगे। लेकिन देखिए, कोई भी संस्था होती है तो शुरुआत एक से दो लोग करता है, और लोग धीरे धीरे जुड़ते जाता है। इसके बाद इसमें जुड़ते हैं कौन? महादेव ना है, महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद फिर जुड़ते हैं MG रानाडे। अब देखिए, यहाँ पे आप सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कई बार पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग नाम नहीं देगा, सिर्फ केशव चंद्र सेन देगा, ये भी आपका सही है, केशव चंद्र सेन। कभी कभी आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि प्रार्थना सभा से एसोसिएट कौन थे। तो एसोसिएट में ज़रूरी थोड़े है ये दोनों भी आ जाएंगे, फिर ये वाले भी आ जाएंगे। तो आपसे महादेव गोविंद रानाडे पूछ लेगा, ये ऊपर वाला दो नाम नहीं देगा। कभी कभी आप देखेंगे ये ऊपर का तीन नाम नहीं देगा, ये तीनों नाम नहीं देगा। प्रार्थना सभा से एसोसिएटेड कौन थे? MG रानाडे का नाम देगा, तो आपको MG रानाडे आंसर मारना होगा। मतलब कहने का है कि आप ऑप्शन देख के तब आंसर को मारेंगे। जैसे आपसे सवाल पूछ दिया जाए, आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि BCW के फाउंडर कौन है, तब BCW के फाउंडर शुरुआत में जो किया वही होगा, एक से दो आदमी स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि BCW से एसोसिएट कितना लोग हैं, तो BCW से एसोसिएट तो काफ़ी लोग हो गया ना। तो इसी तरीके से जहाँ एसोसिएट आ जाएगा ना, तो एसोसिएट आएगा तो आप मान के चलेंगे वहाँ पे एक दो से ज़्यादा लोग होगा, 5 6 7 8 लोग तो हो सकता है, क्योंकि किसी भी संस्था में ज़्यादा लोग एसोसिएट होते हैं ना। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसा ऑप्शन होगा उसी हिसाब से मारेंगे, लेकिन ये चारों लोग इससे रिलेटेड थे। अब प्रार्थना समाज करता क्या है? ये कहता है कि जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, बाल विवाह खत्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब समाज में जो भी बुराई हो उसकी बात करता है। विधवा विवाह शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये सब बात होगी। अगर हम केशव चंद्र सेन की थोड़ा बात कर लें, ब्रह्म समाज, ये दो भागों में टूट जाएगा। एक बनेगा आपका भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरा बनेगा आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना कौन करेंगे? ये होंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। और जो आदि ब्रह्म समाज होंगे, इसकी स्थापना कौन करेंगे? इसको लीड करेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर। और इनसे एक और संस्था जुड़ा होगा, उसका नाम है तत्वबोधिनी।
तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर से दो चीज़ जुड़ा हुआ है, एक तत्वबोधिनी सभा, दूसरा आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज आगे चल के राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद डिवीज़न होगा, इसमें दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक प्रार्थना समाज और एक ब्रह्म समाज। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। अब विवेकानंद के बारे में देखते हैं। विवेकानंद की अगर हम बात करें तो इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनका नाम था। तो आखिर इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा? राजस्थान में आप देखेंगे एक रजवाड़ा है, खेतड़ी, खेतड़ी के एक राजा थे। ये राजा इनको बोले कि इन्हीं के सुझाव पे, इन खेतड़ी के जो राजा थे इन्हीं के सुझाव पे इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से पड़ गया विवेकानंद। ठीक है, और विवेकानंद को कहा जाता है कि यह न्यू हिंदुइज्म के प्रतिनिधि थे। मतलब नव हिंदुत्ववाद जो है, हिंदुइज्म फिलोसफी के बड़ा विचार रखते थे अपना, न्यू हिंदुइज्म की फिलोसफी के प्रवर्तक माना जाता है इनको। आप याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए दो जगह अपना भाषण देते हैं विदेश में। एक तो सबको पता है, एक 1893 में शिकागो में अपना भाषण देते हैं। इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद, इस भाषण का नाम है। एक और 1896 में भाषण देते हैं, कहाँ पे? लंदन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा गेस करेगा, कुछ नया करने का कोशिश करेगा, तो ये पूछ सकता है कि क्या लंदन में भी भाषण दिए थे। ज़्यादातर लोग इसको गलत मार देगा, लेकिन लंदन में दिए हैं। इसका जो टॉपिक था प्रैक्टिकल वेदांत, मतलब व्यवहारिक वेदांत। ये फिलोसफी पे बात करते थे, व्यवहारिक वेदांत के, प्रैक्टिकल वेदांत की बात करते थे। और इसी टॉपिक पे लंदन में भाषण देते हैं 1896 में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 93 वाला शिकागो रहा तो सबको पता है, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, विश्व धर्म संसद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, जिसका भाषण फेमस है, सबको पता रहता है। ठीक है, लेकिन ये दो बार विदेश में भाषण देते हैं, 96 और 93 में। ठीक है, कुछ बुक भी लिखते हैं। इनका बुक का नाम है, बहुत विद्वान आदमी है विवेकानंद, ये बुक लिखेंगे, बुक का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ये तीनों इनका बुक का नाम है। योग अगर आपको दिखा तो समझ जाइए कि विवेकानंद हैं। ठीक है, 1897 में ये क्या करेंगे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। और एग्जाम में यह कई बार आपसे पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, या टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या होगा? इसका एम होगा समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना इसका एम होगा। ठीक है, विवेकानंद के बारे में इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा सवाल पूछने की संभावना कम ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक बार हम देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए। आर्य समाज की स्थापना यही करते हैं 1875 में। कहाँ पे करेंगे? बॉम्बे में करेंगे, बॉम्बे महाराष्ट्र में। इनका नाम हम देखें, इनका नाम अगर हम देखें, इनका नाम है मूल शंकर। मूल शंकर इनका नाम है। ये इनकी फिलॉसफी होगी वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो की बात यही कहेंगे। और देखिए, वेदों की ओर चलो का मतलब आपको एक आपने पढ़ा होगा, वैदिक युग, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड की बात नहीं करते हैं, यह कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसमें समाज, सोसाइटी, धर्म वगैरह, उस समय का सोसाइटी अगर हम बात करें तो धर्म नहीं आया है और सब लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं, ऊंच नीच की भावना नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड बड़ा ही अच्छा टाइम पीरियड है। और ये जो बात करेंगे मूल शंकर, मतलब दयानंद सरस्वती जो बात करेंगे वेदों की ओर चलो,
तो ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड की बात नहीं करेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में सवाल बन सकता है, अभी तक ऐसा प्रश्न बना नहीं है, लेकिन बन सकता है कि किस वैदिक पीरियड की बात करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे तो लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे धर्म आ गया है, समाज में सोसाइटी बहुत बट गया है, ऊंच नीच की भावना आ गई है, अब तो सोसाइटी बहुत खराब होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ये उसकी बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ रहेगा? गुजरात में जन्म हुआ है। गुजरात का जगह है कौन? मोरबी। कि मोरबी अभी कुछ दिन पहले फेमस था, एक पुल गिरा था ना यहाँ पे चुनाव से पहले, गुजरात इलेक्शन के पहले एक पुल गिरा था मोरबी में, तो इसलिए बड़ा चर्चा में आया था, याद रखेंगे इसको। पहला इसका हेड ऑफिस कहाँ बनेगा? 75 में बनेगा बॉम्बे में, लेकिन 1877 में इसका ऑफिस फिर बनाया जाएगा लाहौर में। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसकी स्थापना होती है, तो बॉम्बे में होती है, फिर 77 में लाहौर में चला जाता है इसका ऑफिस। ठीक है, वेदों की, चलो इन्हीं का है, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं। इनका एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, कई बार सवाल पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश। साथ में एक पाखंड खंडिनी पताका भी इन्हीं से संबंधित है। तो सवाल यहाँ से भी आता है कि पाखंड खंडिनी पताका किससे संबंधित है, या सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ये है स्वामी दयानंद सरस्वती से। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनका एक स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, मतलब अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आप थोड़ा याद रख लेंगे, ये इन्हीं का दिया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदी को ये तवज्जो देते हैं और हिंदी को कहते हैं राष्ट्रभाषा मानना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की बात करते हैं। और स्वराज का पहला प्रयोग यही करते हैं, स्वराज का पहला प्रयोग कौन करेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मोर और लेस इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले। देखिए, ज्योतिबा फुले की बात करें, इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में, एक माली के घर पैदा होते हैं। किसी एग्जाम में पूछा था इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, ये भी शायद प्रश्न हम कहीं देखे थे, तो याद रखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पिछड़े वर्ग का हमेशा उत्थान की काम करेंगे। इनका एक संस्था होगा, उसका नाम होगा सत्य शोधक समाज। इसका मेन काम होगा, मुख्य काम होगा, पिछड़े वर्ग का उत्थान। मतलब समाज में जो उच्च वर्ग की कहानी है, उच्च वर्ग और लोअर वर्ग में देखेंगे हमेशा विभेद होता है। ये कहेंगे कि उच्च वर्ग पैदा हुआ है तो कोई अच्छा अगर उसको माना जाता है तो इसमें कोई क्वालिटी तो है नहीं, कोई किसी भी घर में पैदा हो सकता है, उसकी क्या विशेषता है उसमें। तो पिछड़े वर्ग का कहेंगे उत्थान करने का मतलब है कि हम एक बराबरी लेवल पे, प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। इनका मानना है कि पिछड़े लोग जो भी हैं वो भी बराबर से रहें और ऊंचे वाले जो लोग वो भी बराबर से रहें। ये चाहेंगे कि पिछड़े जो लोग हैं उनकी उत्थान हो और वो भी सब लोग इक्वलिटी के साथ रहें। मतलब जो आपके आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है समानता का बात, समझिए उसी की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग का उत्थान होना चाहिए और समाज में कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो आर्टिकल 15 में कहा गया है, जाति रंग मूल के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, मतलब आर्टिकल 14-15 की बात करते हैं हम, ऐसे ही मान के चलिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, 1873 में ये सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है टाइम पीरियड, डेट याद रखेंगे। इनका एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक का नाम है। इसमें बुक में जो पंडितों का पाखंड है, मतलब उसमें समाज में जो अपर क्लास है और खासकर अपर क्लास में कौन ये सब करता है, डिस्क्रिमिनेशन अगर उस समय देखें तो कौन करता था? पंडित ही करते थे। तो पंडितों के पाखंड के बारे में अपनी बात कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग का उत्थान की अपनी बात कहते हैं। गुलामगिरी में
यही सब बातें लिखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये बंगाल के हैं। बंगाल में इनको बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत इनको माना जाता है। बंगाल में जो भी रेनेसा आया है उसको लीडर इनको माना जाता है। ठीक है, और देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो नाम है ना, वो नाम ईश्वर चंद्र ही है। ये विद्यासागर इनकी उपाधि है। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनको संस्कृत और फिलॉसफी इन दोनों पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और स्कूल टाइम में ही लोगों ने इनकी समझ को पकड़ लिया और लोग इनकी उपाधि दिया विद्यासागर। तो नाम इनका था ईश्वरचंद्र और उपाधि मिला विद्यासागर, तो दोनों जुड़ गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनकी विद्वता के कारण इनको उपाधि मिला विद्यासागर। ये क्या करेंगे कि विधवा विवाह पे काम करेंगे। ये कहेंगे देखो भाई विधवा विवाह होना चाहिए। अब कोई भी लेडी है, मानते हैं उसका 22 साल में शादी हुआ, 22 साल में अभी हो रहा है ना, उस समय तो बाल विवाह होता था, 16 साल में शादी हो गया, उससे पहले ही होता था। मान लेते हैं 16 साल में शादी हो गया, 3 साल 4 साल बाद उसका हस्बैंड मर गया, मानते हैं उसका 20 साल एज है। अब इस 20 साल की लड़की को, मतलब ये लेडी हुई 20 साल की लेडी को, अगर आप कहते हैं ये शादी नहीं करेगी, फिर इसका जीवन कैसे चलेगा? तो ये कहते हैं कि ऐसी लेडी को आप विधवा, ये तो विधवा में काउंट होगी, लेकिन इसका विवाह कराइए, उसको एक नया जीवन दीजिए कि वो अपना जीवन अच्छे से बिताए। ये विधवा विवाह का बड़ा समर्थन करेंगे, और इनके प्रयास से आप देखेंगे कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी। 56 में कौन है? डलहौजी। और इसके जस्ट बाद कौन आएगा? कैनिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है इस समय गवर्नर जनरल कौन है? वो है डलहौजी। एक इनका एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना करेंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये सब 2-4 फैक्ट हैं, यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, आप इसको थोड़ा सा याद रखें। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, इसकी स्थापना कौन करती हैं? ये है एक मैडम HP ब्लावत्स्की, और इनके साथ में HS ऑलकाट। ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया। भारत में अगर हम देखें तो भारत में इसकी स्थापना होती है मद्रास में, और जगह का नाम है अडयार। ठीक है, यहीं से एक नया आपको पॉइंट मिलेगा एनी बेसेंट के बारे में जानने का। एनी बेसेंट के बारे में हम देखें तो आयरिश लेडी थी। ठीक है, ये भी देश भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी, तो यह आयरिश लेडी थी। 1893 में यह भारत आती है। 1893 क्यों इम्पोर्टेंट है? इसी टाइम में शिकागो में भाषण देते हैं विवेकानंद। हमने ऊपर बताया था विवेकानंद भाषण देते हैं, और 1896 में कहाँ पे देते हैं? लंदन में। ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं, और ये भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएट हो जाती हैं, और स्वतंत्रता में अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपना योगदान देती हैं। 1916 में आप देखेंगे जो होम रूल लीग बनेगा, तिलक भी एक बनाएंगे, एक एनी बेसेंट भी बनाएंगी। तो एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करेंगी। 1898 में, ऊपर लिख देते हैं, 1898 में ये क्या करेंगी? CHS स्कूल खोलेंगी। कहाँ पे? बनारस में। यह स्कूल कहाँ पे है? बनारस में। CHS स्कूल, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल हिंदू स्कूल। बड़ा अच्छा स्कूल है। तो CHS स्कूल की स्थापना करेंगी कौन? एनी बेसेंट। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। होम रूल लीग तो आपको सबको पता ही होगा, 1916 में स्टार्ट करेंगी।
1917 में यह कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख लीजिए, INC, इसकी प्रेसिडेंट बनेंगी 1917 में। ठीक है, और यह पहली महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगी 1917 में। तो थोड़ा सा आप इनको याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, मुस्लिम धर्म में भी रिफॉर्म हुआ है, वो भी अपना रिफॉर्म कर रहे थे। तो इनमें एक इम्पोर्टेंट अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक कौन है, इससे कौन जुड़े हैं, सैयद अहमद खान जुड़े हैं। इसका एम क्या होगा, ये जो अलीगढ़ आंदोलन है इसका एम होगा कि मुस्लिम में, जो मुस्लिम धर्म है उस धर्म में वेस्टर्न एजुकेशन और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको शामिल करना। क्योंकि इनका मानना था, जो अलीगढ़ आंदोलन से जो भी लोग जुड़े थे, खासकर सैयद अहमद खान का, वो मानते थे कि मुस्लिम धर्म में बहुत जो लोग हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वो ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, और ख़ासकर साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। तो कहते हैं दोनों चीज़ों को क्लब किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को हम लाएंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी डेवलप करेंगे, तो फिर रीजन में एक नया रिफॉर्म आएगा और जो आने वाली जो पीढ़ी होगी काफ़ी साइंटिफिक तरीके से होगी। हालांकि दोनों चीज़ होना ही चाहिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जनरेशन में दोनों चीज़ होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन का भी महत्व है और साइंटिफिक टेम्परामेंट का तो बहुत महत्व है। अगर ये नहीं है तो फिर दिमाग ही काम नहीं करेगा सही से। ठीक है, ये होना चाहिए। और 1875 में यह अलीगढ़ में बनाएंगे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यही कॉलेज आगे चल के बनेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, AMU कौन सा है, तो वहीं 1875 में जो बना था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बनाए थे सैयद अहमद खां, वहीं अभी है आपका AMU। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यही है। ये तो हो गया मुस्लिम धर्म में। अब देख रहे तो थोड़ा पारसी धर्म में भी अपना रिफॉर्म हुआ है। पारसी धर्म की बात करें तो 1851 में इन लोगों को भी लगा कि हमें भी अपने धर्म में रिफॉर्म करना चाहिए, तो रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका नाम है रहनुमाई मजदायशन, ये पारसी नाम है थोड़ा, सभा। ठीक है, इसकी स्थापना होती है कब, 1851 में। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं किस धर्म से जुड़ा था, पारसी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और देखिए पारसी धर्म में जितने भी आएंगे ना, मतलब एसोसिएशन बनेंगे, जितने पत्रिका आएंगे, कौन निकालेगा, पारसी लोग ही निकालेंगे। दादा भाई नौरोजी, ये पारसी हैं। ठीक है, इनके साथ रहेंगे नौरोजी फरदोन, एक पत्रिका निकालेंगे, ये दोनों मिलकर एक पत्रिका निकालेंगे। उस पत्रिका का नाम होगा रास्त गुफ्तार, और यह पत्रिका कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि रास्त गुफ्तार या रास्त गुफ्तार दोनों नाम है। ये किसने निकाला है, ये दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोन दोनों मिलकर निकालते हैं, पारसी से जुड़ा हुआ था। एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट में भी कुछ हुए हैं समाज सुधारक। महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट में तो महाराष्ट्र वाला एरिया। एक है बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये दर्पण पत्रिका निकालते हैं। ठीक है, ये भी समाज सुधारक हैं। तो आपसे पूछा सकता है दर्पण पत्रिका कौन निकालते हैं, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर। आप ऐसे याद रखेंगे, दर्पण में आप देखिए क्या बाल झाड़ते हैं। ठीक है, दर्पण में बाल झाड़ते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे, याद रहेगा, हो जाएगा। एक है गोपाल हरि देशमुख हैं। इनकी उपाधि है एक लोकहितवादी इनकी उपाधि है, इस नाम से इनको जाना जाता है। इनकी एक पत्रिका है
उसका नाम है प्रभाकर। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट यहाँ पे था दर्पण से बाल धरने का। हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं बन पाता है ना, तो आप याद करेंगे। पत्रिका इनका प्रभाकर गोपाल हरि देशमुख का। ठीक है, तो ये था आज का कुछ प्रश्न मतलब टॉपिक जिसने हमने समझा। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने जो ऊपर में PYQ लिया था हम कितना बना पाते हैं। हमने जो अब तक पढ़ा है उससे क्या हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज। 66 री एग्जाम में पूछा है। हमने आर्य समाज को बड़ा ही डिटेल में पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? रानाडे नहीं होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद, ये सिर्फ दयानंद लिखा है तो भी नाम नहीं होगा। दयानंद सरस्वती है आपका आंसर, आपका सी हो जाएगा। देखिए हमने जानबूझ के सिर्फ क्वेश्चन नहीं आपको आंसर भी साथ में दिया है, क्योंकि आप आंसर भी देख लेंगे और BCW का बिट्स है, BCW का बिट्स वो भी आप पढ़ लेंगे। बड़ा ही इसमें टॉपिक मतलब पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। ये तर्कस बुक है, जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ लेंगे, जिनके पास बुक नहीं होगा वो PDF हम जो यहाँ पे दे रहे हैं उससे पढ़ लेंगे तो अभी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गो बैक टू द वेदा। ये वेदों की ओर चलो, ये कौन कह रहा है? हु गिव द स्लोगन। ये 29th बिहार जुडिशरी एग्जाम में पूछा है। ये किसने कहा है कि वेदों की ओर चलो? स्वामी दयानंद सरस्वती। हमने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले, ये भी बन गया। तीसरा सवाल फिर आर्य समाज पे आ गया। आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब बना? आर्य समाज कब बना है? हमने आपको बताया था कि पहले बनता है आर्य समाज कहाँ पे? बॉम्बे में बनता है, फिर लाहौर में बनता है। तो बॉम्बे में कब बनता है? 1875 में बनता है। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ, सत्यार्थ प्रकाश किससे एसोसिएटेड है? हमने इसको बड़ा ही डिटेल में बताया आपको। ये जुडिशरी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? ये है दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती किससे जुड़े हैं? आर्य समाज से। तो यह प्रश्न थोड़ा सा आपको मतलब एक्सरसाइज करवा रहा है, बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आर्य समाज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। यह थोड़ा सा आपके लिए नया प्रश्न बन सकता है। नया प्रश्न क्या है? अगर हमने आपको स्टेटमेंट दिया था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है, उसी से जुड़ता हुआ ये प्रश्न है, स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए एक है सत्यशोधक समाज। इसको हमने बड़ा डिटेल में ही पढ़ा है सत्यशोधक समाज के बारे में। फाउंडेड बाई, ये 65th BPSC में पूछा है। तो सत्यशोधक समाज कौन लिखते हैं? ज्योतिबा फुले। ठीक है, और इन्हीं का एक ज्योतिबा फुले का एक बुक कौन सा है? गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्हीं का बुक है ज्योतिबा फुले का। ये दोनों आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा जो भी ये डिटेल है ना, आप डिटेल इसको पढ़ लेंगे। इससे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, आपको एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज इन 1873। सत्यशोधक समाज की फिर बात आ गई। आप डेट भी याद रखेंगे, क्या पता है एग्जाम में 2 बार सत्यशोधक समाज पूछा है अब तक, इसके पहले ही बहुत बार पूछा गया है। तो हो सकता है इसमें डेट भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। तो कौन करेगा? नारायण गुरु करेंगे क्या? नहीं करेंगे। BR अम्बेडकर नहीं करेंगे। ज्योतिबा फुले ही करेंगे। ये डी भी नहीं होगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ द सती एक्ट पास्ड इन इंडिया। सती एक्ट को हमने डिटेल में पढ़ाया था, CDPO में ये पूछा हुआ सवाल है। सती एक्ट के बारे में हमने बताया था कि 1829 में हुआ। किसके मदद से? राजा राममोहन राय की मदद से। और उसमें गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिक है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सारा आप याद रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कुछ सोचना ही नहीं, एकदम इजी सवाल है। अगला एक और क्वेश्चन है। हु हेल्प लॉर्ड विलियम बेंटिक इन द एबॉलिश ऑफ द सती सिस्टम। सती को मतलब एबॉलिश करने में कौन मदद कर रहा है? तो हमने अभी ऊपर बताया आपको, राजा राममोहन राय। ठीक है, एक और सवाल है। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल। सती को इलीगल कौन डिक्लेयर करता है? 63rd BPSC का सवाल है।
तो यह इसमें गवर्नर जनरल कौन होगा? वारन हेस्टिंग था क्या? नहीं था। विलियम बेंटिक यही तो था। बी आंसर हो गया आपका, यहाँ पे बी विलियम बेंटिक हो गया, बी यहाँ पे आंसर भी है। ठीक है, तो यही सब कुछ प्रश्न था। तो यह टॉपिक बहुत आसान है, थोड़ा सा 2-3 बार आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा। इसका जो भी PDF है आपको पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।